नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डार्क वाइब्स विद राज में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ आपकी नींद उड़ा देगी, बल्कि आपको रात में आईने में देखने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। आज की कहानी है श्रेया और आरव की, दो प्रेमियों की जिनकी जिंदगी एक ऐसे श्राप के कारण बदल गई जिसका संबंध था आईने से, अकेलेपन से और एक ऐसी रहस्यमयी घटना से जो एक छोटे से गांव में घटी। ये कहानी मुझे खुद श्रेया ने ईमेल करके भेजी थी और उस ईमेल की पहली लाइन ने मेरा दिमाग हिला कर रख दिया। मैंने एक हत्या की है, मेरी वजह से खून हुआ है। पर क्या वाकई ऐसा था या इसके पीछे छुपा था कोई और ही रहस्य? आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि क्यों कहा जाता है कि रात में आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए, क्या है सोनापुर गांव का श्राप और कैसे एक मासूम प्यार की कहानी एक डरावने रहस्य में बदल गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी हर डरावनी कहानी सीधे आप तक पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप रात में आईने में देखते हैं? तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी, दर्पण का श्राप। वो रात जब आईने ने दिखाया सच। आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं रात के वक्त आईने में अपनी शक्ल नहीं देखनी चाहिए, वरना कुछ बहुत बुरा या अनहोनी होती है। ऐसा क्यों कहते हैं? आज की इस कहानी में आपको यही पता चलेगा। ये कहानी है श्रेया की। श्रेया नाम की एक लड़की ने मुझे ये कहानी ईमेल पर सुनाई है। मेरे पास बहुत सारे ईमेल आते हैं रोज, मैं कभी कभी चेक करता हूं जब भी समय मिलता है, लेकिन इस ईमेल ने एकदम से मेरा ध्यान खींच लिया। वो इसलिए क्योंकि उसकी पहली ही लाइन ये लिखी थी, मैंने एक हत्या की है, मेरी वजह से खून हुआ है। जैसे ही मैंने ये पढ़ा, मैंने तुरंत क्लिक किया, अंदर पूरी कहानी पढ़ी और ये सुनकर मैं शॉक में आ गया। मैं अभी तक शॉक में हूं और यही एकमात्र कारण है कि मैं अभी बैठकर फटाफट से जितना मुझे याद रहना है कहानी बना रहा हूं। ये अविश्वसनीय सी कहानी है। शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन हमारे साथ चलने वालों के लिए ऐसा ही होता है। तो खैर, आज की कहानी श्रेया की है और कहानी की शुरुआत होती है श्रेया और उसके बॉयफ्रेंड आरव से। श्रेया और आरव दोनों एक ही शहर में रहते थे, साथ में एक किराए के अपार्टमेंट में। उनकी शादी होने वाली थी। श्रेया एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी, जबकि आरव एक स्ट्रगलर था, सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा था। आरव विज्ञान का छात्र था, मनोविज्ञान में गहरी रुचि रखता था। वो एक नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। भगवान, भूत प्रेत, अंधविश्वास, इन सब पर उसका कोई विश्वास नहीं था। वो वास्तविकता और विज्ञान पर ही भरोसा करता था। खुशियां 4 गुना तब हुई जब एक दिन आरव को नौकरी का ऑफर लेटर मिला। फाइनली, आरव ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, अब हमारी शादी के लिए तुम्हारे घर वाले एकदम राजी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने ऑफर लेटर खोला, उसका चेहरा उतर गया। नौकरी थी सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में, शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर। मैं ये नौकरी नहीं ले सकता, आरव ने निराशा से कहा। ये तो बिल्कुल रिमोट एरिया है, हमारी शादी होने वाली है, मैं इतनी दूर कैसे जा सकता हूं? श्रेया ने समझाया, यार ये तो सरकारी नौकरी है, पहले तुम्हें कुछ करते हुए दिखना जरूरी है। थोड़े दिन कर लो, फिर ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर देना। काफी समझाने बुझाने के बाद आरव मान गया। उसने सोचा, चलो ठीक है, कुछ अनुभव तो मिलेगा। अगले दिन आरव ने अपना बैग पैक किया, श्रेया को अलविदा कहा और सोनापुर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो सोनापुर रेलवे स्टेशन पर उतरा, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा था। कोई यात्री नहीं, कोई वेंडर नहीं, सिर्फ एक टीटी साहब वहां घूम रहे थे। भैया, ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? आरव ने पूछा। टीटी ने एक अजीब नजर से उसे देखा। यहां ज्यादा लोग नहीं आते। आप कहां जा रहे हैं? मुझे सोनापुर जाना है, ये पता है। टीटी का चेहरा एकदम बदल गया। अच्छा, तो आपकी नौकरी यहीं लगी है। सुनिए, एक बात याद रखना, शाम 7 बजे के बाद बाहर मत निकलना। क्यों, क्या समस्या है? आरव ने हैरानी से पूछा। बस मान लीजिए, ये आपके ही भले के लिए है। स्टेशन से बाहर निकलकर आरव ने देखा कि वहां कोई वाहन नहीं था। आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद एक खच्चर गाड़ी दिखाई दी। उसने रोकी। भैया, मुझे सोनापुर जाना है, कृपया छोड़ दीजिए। खच्चर वाले का चेहरा भी बदल गया। वहां जाना मुश्किल है भैया, पर आपने तो कहा था छोड़ देंगे। ठीक है, पर याद रखना, शाम 7 बजे के बाद बाहर मत निकलना। आरव को बड़ा अजीब लगा।
हर कोई यही क्यों कह रहा था? सोनापुर पहुंचकर आरव को सरकारी क्वार्टर दिया गया। उसने देखा कि आसपास के सभी घरों के मुख्य द्वार पर काली नजर वाले राक्षस के मुखौटे लगे हुए थे और साथ में नींबू मिर्ची भी टंगी थी। उसके अपने क्वार्टर के दरवाजे पर भी यही सब था। आरव ने झल्लाकर नींबू मिर्ची तोड़ दी और राक्षस का मुखौटा उखाड़कर अंदर फेंक दिया। मुझे ये सब अंधविश्वास नहीं चाहिए। थका हुआ होने के कारण वो सो गया। जब वो शाम को उठा तो उसे एक अजीब सी सुस्ती महसूस हो रही थी। आसपास एक डरावनी शांति छाई हुई थी। उसने श्रेया को फोन किया। बात करते करते वो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। तभी अचानक एक मकड़ी किताब के पन्ने पर गिरी। आरव डर गया। क्या हुआ? श्रेया ने पूछा। कुछ नहीं, बस एक मकड़ी गिरी। वो मकड़ी को हटाने ही वाला था कि अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में उसका हाथ टेबल से टकराया और तुरंत उसकी आंख के पास किसी तेज चीज ने वार किया। एक जोरदार आघात लगा। आह! आरव चिल्लाया। क्या हुआ? क्या हुआ? श्रेया चिंतित हो उठी। आरव बाथरूम की ओर भागा। लाइट वापस आ चुकी थी। शीशे में देखा तो उसकी आंख के पास से खून बह रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई सेफ्टी पिन उछल कर लग गई होगी। आरव ने अपना चेहरा धोना शुरू किया। तभी उसने देखा कि वॉश बेसिन में पानी भर रहा था क्योंकि ड्रेन जाम हो गया था। पर एक अजीब बात थी, पानी एकदम स्थिर था, हिल नहीं रहा था, जैसे कोई ठोस सतह हो। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसके चेहरे से खून की एक बूंद वॉश बेसिन में गिरी। आधे सेकंड के अंदर पूरा पानी लाल हो गया और फिर नल से गिर रहा पानी भी लाल हो चुका था। आरव डर कर पीछे हटा। जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसकी सांसें रुक गईं। शीशे में उसका आधा चेहरा खाया हुआ दिख रहा था, जैसे किसी ने उसे चबा लिया हो। वो चिल्लाया और अपना हाथ चेहरे पर ले गया, पर खून नहीं निकला। फिर से शीशे में देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह सामान्य था। ये क्या हो रहा है? आरव ने घबराकर श्रेया से कहा। मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। पर फिर उसने सोचा शायद ये सब उसकी कल्पना है, थकान के कारण हेलुसिनेशन हो रहा है। उसने श्रेया को समझाया कि सब ठीक है और सोने चला गया। अगले दिन आरव स्कूल गया। उसे कक्षा 8 से 10 तक के विद्यार्थियों को विज्ञान पढ़ाना था। कक्षा में पंकज नाम का एक लड़का था जो लगातार क्वांटम फिजिक्स, समानांतर ब्रह्मांड जैसे गहन विषयों पर प्रश्न पूछ रहा था। आरव को यह देखकर खुशी हुई कि इस छोटे से गांव में भी कोई विज्ञान में इतनी रुचि रखता है। उसने पंकज से कहा, क्लास के बाद स्टाफ रूम में आना, हम विस्तार से बात करेंगे। लंच के समय पंकज स्टाफ रूम में आया। दोनों ने विज्ञान, दर्शन, ब्रह्मांड के रहस्यों पर लंबी चर्चा की। तभी आरव ने एक किताब खोली पंकज को कुछ समझाने के लिए। किताब खोलते ही वही मकड़ी फिर से दिखाई दी, किताब के पन्नों पर चलती हुई। ये मकड़ी फिर? आरव ने हैरानी से कहा। वो मकड़ी को मारने ही वाला था कि अचानक लाइट चली गई। अरे बाप रे, ये गांव है या कोई श्रापित जगह? आरव ने गुस्से में कहा। सर, शाम को बाहर ना निकलने की चेतावनी तो आपको मिली ही होगी। हाँ मिली थी, पर क्यों? यहाँ एक श्राप है सर। पिछले 2 महीने से ये गांव श्रापित है। श्राप? ये सब अंधविश्वास है। पंकज ने गंभीर होकर कहा। सर, 2 महीने पहले इस गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, दादी माँ। उनका एक ही बेटा था जो शहर में नौकरी करता था। दादी माँ अकेली रहती थी। एक रात दादी माँ ने आईने में अपना चेहरा देखा। उस रात वो मर गई। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा पड़ा, लेकिन गांव वालों का मानना है कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। क्यों? आरव ने पूछा। क्योंकि उस दिन के बाद से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को आईने में अपने अलावा किसी और का चेहरा दिखने लगा। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ की मृत्यु हो गई और हर मौत एक समान थी, आधा चेहरा खाया हुआ। आरव की रूह कांप गई। उसे अपनी कल रात की घटना याद आई। तब से गांव वालों ने तय किया, शाम 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। हर घर में काली नजर वाले मुखौटे लगाए जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण, रात में कभी आईने में नहीं देखेंगे। उस रात आरव को नींद नहीं आई। पंकज की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। आधी रात को उसे प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए उठा। रसोई में जाते समय उसकी नजर बाथरूम के शीशे पर पड़ी। एक क्षण के लिए उसने शीशे में देखा और वो जम कर रह गया। शीशे में उसका अपना प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक बूढ़ी औरत का चेहरा था जिसकी आंखें कोठरी में धसी हुई थीं और मुंह से लार टपक रही थी। आरव की सांसें तेज हो गईं। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमे हुए थे। तभी शीशे में वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई, एक डरावनी, भयानक मुस्कुराहट। तूने मेरा मुखौटा उतार दिया, औरत की आवाज आई, जो शीशे से नहीं बल्कि सीधे आरव के दिमाग में गूंज रही थी। अब तुझे मेरा सामना करना होगा। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं,
जब उसने आंखें खोली तो शीशे में सब कुछ सामान्य था। वो अपना प्रतिबिंब देख रहा था। वो तेजी से बाथरूम से बाहर आया और दरवाजा बंद कर दिया। पूरी रात उसकी आंख में नींद नहीं आई। अगले दिन आरव ने श्रेया को फोन किया और सब कुछ बताया। श्रेया चिंतित हो गई। मैं वहां आ रही हूं, उसने कहा। नहीं, यहां मत आना, आरव ने कहा। तुम अकेले नहीं रह सकते, मैं आऊंगी। 2 दिन बाद श्रेया सोनापुर पहुंची। जैसे ही वो क्वार्टर में आई, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये जगह, श्रेया ने कहा, इसमें कुछ गलत है। उस रात दोनों साथ सोए। आधी रात को श्रेया की आंख खुली। उसे लगा कोई उनके कमरे में है। वो बैठ गई। कमरे के कोने में शीशे के सामने एक आकृति खड़ी थी, एक बूढ़ी औरत। औरत ने धीरे धीरे सिर घुमाया और श्रेया की ओर देखा। फिर वो शीशे में समा गई। श्रेया ने चिल्लाना चाहा पर आवाज नहीं निकली। उसने आरव को जगाया। क्या हुआ? आरव ने उनीदी आंखों से पूछा। यहां कोई और है। आरव ने लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन शीशे पर कुछ लिखा हुआ था। उसने मेरा मुखौटा उतार दिया, अब तुम्हें चुकाना होगा। अगले दिन आरव और श्रेया पंकज के घर गए। पंकज ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। दादी माँ के बेटे ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। वो कभी उनसे मिलने नहीं आया। दादी माँ ने आखिरी बार आईने में अपना चेहरा देखा था, अकेलापन, उदासी और गुस्से से भरा हुआ। उनकी आत्मा यहीं फंस गई। और अब? श्रेया ने पूछा। अब वो हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो अकेलापन महसूस करता है। वो आईने के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, और जो कोई भी रात में आईने में देखता है वो उसका शिकार बन जाता है। पर हमने तो मुखौटा उतार दिया, आरव ने कहा। हाँ, और यही समस्या है। मुखौटा उन्हें बाहर रखता था। अब वो स्वतंत्र है और वो तुम दोनों को नहीं छोड़ेगी। उस रात कुछ भयानक हुआ। आरव और श्रेया सो रहे थे। आधी रात को आरव की आंख खुली। वो बाथरूम जाना चाहता था। उसने श्रेया को ना जगाने का फैसला किया। बाथरूम में जाकर उसने शीशे में देखा। शीशे में वो अपना प्रतिबिंब नहीं, बल्कि दादी माँ का चेहरा देख रहा था। तुम अकेले हो, आवाज आई। तुम्हारी प्रेमिका सो रही है। तुम अकेले हो, जैसे मैं अकेली थी। आरव ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो शीशे में वो खुद को देख रहा था, लेकिन कुछ गलत था। उसके चेहरे पर खरोंची थी और वो मुस्कुरा रहा था, वही डरावनी मुस्कुराहट। वो बाथरूम से बाहर आया। श्रेया अभी भी सो रही थी। आरव ने बिस्तर पर बैठकर उसे देखा। तभी उसके हाथ स्वतः ही श्रेया की गर्दन की ओर बढ़े। नहीं, आरव ने अपने आप से कहा, पर उसके हाथ रुके नहीं। श्रेया की आंखें खुल गईं। उसने देखा आरव उसकी गर्दन पकड़े हुए है। आरव, क्या कर रहे हो? श्रेया ने चिल्लाया। मैं नहीं कर रहा। आरव के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। श्रेया ने संघर्ष किया। उसने आरव को धक्का दिया। आरव पीछे गिरा और उसका सिर टेबल से टकराया। वो बेहोश हो गया। श्रेया ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, आरव को अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने कहा उसे मानसिक आघात लगा है, लेकिन श्रेया जानती थी कि सच क्या था। वो क्वार्टर वापस आई। उसे लगा कि वो अकेली नहीं है, कोई उसे देख रहा है। उसने बाथरूम के शीशे की ओर देखा। शीशे में दादी माँ खड़ी थी। तुम भी अकेली हो, आवाज आई। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पास नहीं है, तुम अकेली हो। नहीं, श्रेया ने दृढ़ता से कहा, मैं अकेली नहीं हूं। मेरे पास आरव है और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? दादी माँ हंसी। प्यार झूठ है। सब तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाएंगे। तुम गलत हो, श्रेया ने कहा। तुम्हारा बेटा तुम्हें अकेला छोड़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि सब ऐसे ही हैं। शीशे में दादी माँ का चेहरा बदल गया। गुस्से की जगह दुख दिखाई देने लगा। मैं इतने सालों से अकेली हूं, आवाज में करुणा थी। तुम्हें शांति की जरूरत है, छोड़ दो ये सब। जाओ उस जगह जहां तुम्हें सच्ची शांति मिले। शीशे से एक रोशनी निकली। दादी माँ का चेहरा धुंधला होता गया। आखिरी बोल, माफ करना, और फिर वो गायब हो गई। आरव कुछ दिनों बाद ठीक हो गया। उसे याद नहीं था कि क्या हुआ था। डॉक्टरों ने कहा यह तनाव के कारण हुआ होगा। श्रेया और आरव ने सोनापुर छोड़ दिया। आरव की ट्रांसफर हो गई और वे दोनों शहर लौट आए। लेकिन श्रेया जानती थी कि सच क्या था। उसने मुझे ये कहानी ईमेल करते हुए लिखा, मैंने कोई हत्या नहीं की, लेकिन मैंने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई और मैंने सीखा कि अकेलापन सबसे बड़ा श्राप है और आईने में हम जो देखते हैं
वो हमारे अंदर का सच होता है। अगर आप अकेलेपन से भरे हुए हैं तो आईना आपको वही दिखाएगा जो आप नहीं देखना चाहते। सावधान रहें और याद रखें, प्यार और साथ ही अकेलेपन का एकमात्र इलाज है।